अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और मैं हूं सेहरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आप सबको खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, हम प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। आज हम आपको आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर हद दर्जे ख़तरनाक साबित हो रही है। मुल्क में पॉजिटिव केसेस की जो शरह है, मजमूई शरह, वो 6.6% तक पहुँच गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 39 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। कराची शहर की बात की जाए तो कराची में डेल्टा वेरिएंट कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26 से भी ऊपर चली गई है। 989 नए केसेस कल हमने देखे रिपोर्ट हुए, जो कि पहली लहर से अब तक कराची के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो पाबंदियां हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी IG सिंध और कमिश्नर कराची को ये हिदायत जारी कर दी है कि शाम 6 बजे के बाद पाबंदियों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद गैर ज़रूरी तौर पर किसी को भी निकलने की इजाज़त ना दी जाए। डॉक्टर्स का भी मुतालबा है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पहले ही जगह नहीं है और ना ही हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो इसको कंट्रोल कर सके। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए देखते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत काजिम जोतोई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबे भर में कोविड तशखीसी तनासुब 12.7% हो गया है, जबकि कराची में इस वक्त केसेस की शरह 26.32% है। शहर कायद के जिला शर्की में 33%, सेंट्रल में 20%, कोरंगी में 21%, गरबी में 19%, मलीर में 17%, जबकि जनूबी में 17% केसेस रिपोर्ट हुए। इजलास के दौरान वजीर आला सिंध का कहना था कि 25 जुलाई को कराची में कोविड केसेस की शरह 24.82% और 26 जुलाई को 26.32% रिकॉर्ड की गई। वजीर आला सिंध ने कोविड केसेस के बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही महकमा लेबर को 3 अस्पतालों में कोविड वार्ड्स बनाने की हिदायत भी कर दी। दूसरी तरफ कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू ने कराची समेत सिंध भर की सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए अजनास, अद्वियात, खाद और बीज के दुकानदारों के पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर उन्हें सील कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर ने तमाम मार्केट्स कमेटियों के चेयरमैन और महकमा ज़राअत के अफसरान को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और यकीनन आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम इस वक्त किस मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट मुबश्शिरा खान साहिबा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुबश्शिरा जी? SOPs को फॉलो करते हुए परफेक्टली वेल। दैट्स ग्रेट। SOPs ही क्या वाहिद रास्ता है हमारे पास इस मुश्किल से बचने के लिए? लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जिस तरीके से अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सेंटर्स के अपने आपको एहतियात रखें, 6 फीट का फासला रखें, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ कंटिन्यूसली आप धोएं और इसके साथ वैक्सीनेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस। अब जैसे एक्सपो सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ और सेंटर्स में आपको पैसे दे के वही चीज़ मिल रही है और कुछ अगर आप ट्रैवल आउट कर रहे हैं तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई हुई है कि आप अगर सर्टन वैक्सीन लगाएंगे तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर बाहर की कंट्रीज़ ने, स्पेशली हमारी साउथ ईस्ट एशिया जैसे कुछ कंट्रीज़ है, 9 कंट्रीज़ को जो बैन किया हुआ है वो एक सर्टन रीजन की वजह से ही किया हुआ है। और डेल्टा वेरिएंट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट, यानी यू हैव टू बी रियली केयरफुल। इवन उन पेशेंट्स को हुआ है जो वैक्सीनेटेड हैं, तो इन दैट केस जिस तरह SOPs को हमने फॉलो किया,
अवॉइड करें पब्लिकली जाने के लिए, मॉल्स वगैरह, इवन जो हमारे हुकूमत सेंटर्स हैं, यानी कोई भी आपको नादरा सेंटर्स या कोई भी वर्क करना है बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे आप जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि 50% ऑफ जो कुलीग्स अंदर काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, वो दे विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, यानी घर से करेंगे। अब जो आइसोलेशन सेंटर्स की बात आती है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल है कि कहाँ पे बनाए जाएँ। अगर हर कम्युनिटी के आइसोलेशन सेंटर्स करें, जैसे कोविड के पेशेंट है, अब जाहिर बात है हॉस्पिटल्स बिल्कुल भर चुके हैं, जनाब JPMC भर चुके हैं, गुलशन इकबाल में, इंडस हॉस्पिटल, तो बेड नहीं है। और इवन अगर आप मुबशरा साहिबा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का। बिल्कुल आपने सही कहा, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और आवाम ये डिमांड भी कर रही है कि आइसोलेशन सेंटर्स जो भी जिनका भी जो एरिया है उसमें वो बनाए जाएँ। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में बात हो रही है कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से और बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरा खान साहिबा। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, अभी मैंने कल एक वो ख़बर देखी कि जितने भी पॉजिटिव केसेस कराची में ख़ास तौर पे आ रहे हैं वो तकरीबन 100% डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं। तो ये चौथी लहर डेल्टा वेरिएंट, और कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो लहर साबित हो सकती है। किस तरह ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा डेडली है, ज़रा इस बारे में बताइए। आखिर क्यों डेडली है? हालांकि अब तो लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली है और अब वो सारे जो SOPs हैं उनसे भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मतलब तकरीबन 2 साल होने को है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो अब भी ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, कैसे? देखिए, बेसिकली अगर हम ये कहें कि बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया को एनालिसिस करें तो बहुत मुश्किल है। अगर हम सांस लेते हैं या खांसते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स अबाउट डिवाइड करता है ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एट द सेम टाइम। अगर हम ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवा ली, अब हमें मास्क पहनना नहीं है, ग्लव्स पहनना नहीं है, अपने आप को शील्ड नहीं करना, हम आज़ाद हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इवन ये इम्यूनिटी जो जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत डेडली अफेक्ट करता है। इवन जो वैक्सीनेटेड है उनको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इम्यून हो चुका है वैक्सीन के लिए। तो जो बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स अगर एनालिसिस करें तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है। अब जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जैसे बच्चों, फॉर इंस्टेंस छोटे बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं ये इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, गंदगी है, अपने आप को, अपने हाथों को साफ रखें, वो भी बैक्टीरिया, नाखूनों के अंदर वो भी बैक्टीरिया। तो ये चीज़ें मींस इम्यूनिटी को क्रॉस कर चुकी है। अब ये 2019 आपने बिल्कुल कहा कि इट इज़ बिन देयर, ये अब प्रोग्राम्ड हुआ हुआ है फॉर 5 years कि ये 5 years चलेगा। अब हम 2019, 2020, 2021, 22 4 वेरिएंट अभी है, और ये जहाँ जहाँ से ट्रैवलर्स होते हुए आए हैं, जैसे अफ्रीका है, इंडिया है, दूसरे हैं जिन्होंने कोई SOPs को फॉलो नहीं किया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गंद गुबार एंड पैरासाइटल एंड आई वुड से कि निमोनिया इज़ द वन जो इंटरैक्ट कर गया है फॉर द लंग्स, किडनीज। अच्छा, इसमें थोड़ी सी फ़र्क ये है कि इवन आप अगर आपको डेल्टा हो चुका है, नज़ला, खांसी, वॉमिटिंग, डायरिया, तो ये विद इन 24 आवर्स आपको अफेक्ट करता है। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें आपने कि कहीं बाज़ार से मिलें, आप घर तक पहुँचे, आपको खांसी, नज़रियाँ, और ऐसे भी केसेस हैं कि फ़ौरन डेथ हुई है, तो इवन जो पर्सन वैक्सीनेटेड है उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा। यानी ये मोर देन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ब्राज़ील से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, तो ये 9 कंट्रीज़ WHO ने ख़ास कर प्रोटोकॉल किया है, जैसे अभी हम ड्यूरिंग द ब्रेक भी बात कर रहे थे। चुका है ना पाकिस्तान। बिल्कुल, ये पहले ही वार्निंग दे चुकी थी कि वैक्सीनेशन अब आप लोग वो मुद्दत थी कि करवा लें कि अगर आपकी एक डोज भी हो गई है तो लिटिल बिट, अगर आपको इन्फेक्टेड भी होते हैं तो इतना नहीं होगा, यानी कंट्रोल्ड हो जाए। लेकिन अभी भी मुबशरा साहिबा, हम कराची की अगर बात कर लें
तो कराची में जो मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 26% है, जबकि वैक्सीनेटेड लोग अभी भी सिर्फ 22% हैं। तो उस हिसाब से लोग अभी भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। अब जबकि पाबंदियाँ बहुत सख्त कर दी गई हैं, कहा जा रहा है सिम्स भी बंद कर दी जाएगी, ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया है, डोमेस्टिक ट्रैवल, तो अब लोग जो है वो लगाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, अब कहा जा रहा है ये बहुत डेडली और बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। मतलब आप अगर एहतियात भी कर रहे हैं, मास्क भी पहने, उसके बावजूद इसका फैलाव बहुत तेज़ है। तो इसके सिम्टम्स वैसे ही हैं या कुछ डिफरेंट? देखिए सिमिलर ये जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लंग्स को कर रहा है और किडनीज को, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप लाइक स्मोकर्स हैं या एनी अदर हैबिचुअल हैबिट्स में आप गिरफ्तार है तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा जल्दी करता है। अब हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर्स मींस 60 एंड अबव, अब जाहिर बात है उनको वैक्सीनेशन भी आप करते हैं तो इतनी फास्टर इम्यूनिटी नहीं है कि वो कोप अप कर जाते हैं। इवन अगर फर्स्ट या दो डोसेस लगाते हैं तो उनको रिकवरी टाइम इसीलिए दिया गया है कि 1 मंथ रिकवर हो, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर डोसेस के, हर वैक्सीन्स के। तो इसीलिए ट्रैवल बैन और इसीलिए ड्यूरिंग दैट के जुलाई 31 को एक WHO ने दे दिया है कि ये अब फैलेगा और ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। जैसे अब हमारे मेरे ख्याल में पड़ोसी मुल्क ले लें इंडिया, वो अनकंट्रोलेबल है, इट्स लाइक अ प्लेग, जो 1970s के ज़माने में, 1984 के ज़माने में आया था, जो तकरीबन 5 से 6 साल रहा था। अब यही चीज़ जो हिस्ट्री अब रिपीट इसीलिए हो रही है कि हर कंट्री के जो वैक्सीन है, अब जैसे हम 4 to 5 वैक्सीन है जो उसमें से 2 अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब जैसे फाइजर और मॉडर्ना है, या एस्ट्राजेनेका है, एस्ट्रोफार्म है, जेंसन एंड जेंसन है, तो ये स्पेशली उन पेशेंट्स को जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको इवन रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो पेशेंट्स हैं, निमोनिया बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, उन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली मॉडर्ना लगाई जाती है कि वो कोप अप बहुत ज़्यादा फास्ट करें। सही। अच्छा, आपने कहा कि जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो भी और जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखते हैं वो भी खतरे में हैं इस वक्त चौथी लहर बिल्कुल है। और कैसे, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है दे आर सेफ। नॉट एट ऑल। एक्चुअली अब जो नेक्स्ट आई वुड से कि विद इन 1 वीक जो अब स्टेटमेंट आने वाला है, वो 18 साल से जितने कम फीसद किड्स हैं उनको भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो यानी जो छोटे बच्चे ऑल अराउंड द वर्ल्ड तकरीबन 4 to 5,000 डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोविड, यानी न्यू बॉर्न्स के तो पहले लगते नहीं थे। ठीक है, और इवन 4 to 5 एज स्कूल्स क्यों बंद किए गए, इसी वजह से बंद किए गए कि इट विल बी अ प्लेग, कंट्रोल अनकंट्रोलेबल होगा। तो विद इन 1 वीक टाइम ये अनाउंस हो जाएगा WHO से कि आप अंडर 18 जितने बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगवाएं, जो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। बिकॉज मेरी क्लिनिक है टोरंटो के अंदर, तो हमें जो प्रोटोकॉल और हमारे जो WHO के जो प्रोटोकॉल्स थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि 18 ईयर्स तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। 18 ईयर्स के अंडर जो होंगे अब उनके ऊपर, जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं किड्स, बिकॉज किड्स को वैक्सीनेशन नहीं लग रही है, इवन इफ दे आर अ कैरियर, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्या वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो भी कैरियर हो सकते हैं, और अगर उन्हें ये वायरस लगता है तो वो कितना सीवियर हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे जवाबात हम लेंगे मुबशरा साहिबा से। एक वक्फे का वक्त आन पहुंचा है, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से वेलकम करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुबशरा खान जो कि एक्सपर्ट हैं, और आज हम उनसे कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से बात करें। मुबशरा साहिबा, आपने बताया कि ये जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, ये लोगों को टाइम नहीं दे रहा। जैसे पहले हम कहते हैं कि क्वारंटीन हो जाओ और
दवाएं ले लो तो ये रिकवरी इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये आप कह रही टाइम नहीं दे रहा, बहुत ही डेडली है, लोग इसमें ज़्यादा मतलब मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर खुदा न खास्ता अब जो लोग जिनका पॉजिटिव आ रहा है और वो देख रहे हैं तो वो क्या करें? एक तो आइसोलेशन, एक आपने जी, सबसे अच्छी चीज़ है एस्पिरिन, जो WHO ने प्योर फॉर्म की जो अप्रूव की है वो सिंपल एस्पिरिन अप्रूव किए हैं। और अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जाहिर बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है, लंग्स पे और किडनीज पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एस्पिरिन का इस्तेमाल करें एवरी 2 आवर्स। अच्छा, वैसे पैनाडोल जो रिकमेंड की जा रही थी पैनाडोल नो, एस्पिरिन प्योर फॉर्म जो टाइलेनॉल है वो प्योर फॉर्म अगर आपको मिल जाती है और इधर पाकिस्तान में अवेलेबल है। ब्लड थिनर्स की बात करें, ब्लड थिनर्स इज सेपरेट, वो आ जाते हैं कोई भी मेडिसिन के अंदर, बट एस्पिरिन इस फॉर्म में है कि इवन हार्ट पेशेंट्स भी ले सकते हैं जो एंटीकोगुलेंट है। और जो हार्ट थिनर्स के यानी ब्लड थिनर्स की मेडिसिन जो लेते हैं वो उनकी बात मैं कर रही हूँ। टाइलेनॉल नंबर 1 से लेके 6 तक होती है जो पेन किलर्स हैं, बट एस्पिरिन इज़ प्योर फॉर्म आपके इवन कोविड के पेशेंट्स को या डेल्टा वेरिएंट पे भी वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। सही। अच्छा, जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस वक्त जो है ये डेल्टा वायरस के करीब करीब हम कहीं चल फिर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा बुखार, एकदम से बुखार चढ़ना, गला ख़राब होना, स्टमक एक यानी पेट में दर्द होना, डायरिया, और किडनीज में, दोनों किडनीज में पेन, और लंग सांस की प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम जिसे कहते हैं। खांसना और छींकना, खांसना छींकना वो नज़ले में आ जाएगा, निमोनिया तो वो इतना नहीं होगा, बट एकदम से जैसे आपके ना एकदम से मुझे खांसी और नज़ला कहाँ से आ गया, मैंने तो कुछ ठंडा पानी पिया नहीं है और एकदम से मेरा गला ख़राब हो रहा है, एकदम से आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पेट और फिर डायरिया। ये सब कुछ इकट्ठा या इनमें से कोई एक दो भी हो सकता है? नो नो नो, इकट्ठा एक साथ होता है और बुखार बहुत तेज रहता है। अच्छा। तो ये ना समझें कि भाई ये एक नॉर्मल सा है, नज़ला खांसी बुखार चला जाएगा 2 दिन के अंदर, वो नहीं जाएगा। आपने राइट अवे एस्पिरिन प्योर फॉर्म की लेनी है, और मार्केट में ऐसे इवन अब्रॉड के बहुत ज़्यादा मेडिसिन आए हुए हैं, बट टाइलेनॉल और एस्पिरिन प्योर फॉर्म्स के लिए इवन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर वो भी एस्पिरिन लेना शुरू करें तो उनको भी पता है कि ये राइट अवे रेमेडी है फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पेशेंट्स। सही। अच्छा मुबशरा साहिबा, आपने कहा कि इसका फैलाव बहुत तेज़ है, कि ये तेज़ी से एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल घर में, फैमिली में किसी एक को डायग्नोस हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है कोरोना, तो वो आइसोलेशन तो कैसे हो सकती है? हमारे घर इतने छोटे छोटे हैं और गलियाँ मोहल्ले देख लें इतने कंजेस्टेड हैं, मतलब एक आदमी सबको अफेक्ट कर सकता है। ट्रू। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा छोटा है और मतलब कोई ऐसी कॉर्नर की जगह है जहाँ पे आप इवन अगर इमरजेंसी आप वार्ड्स भी देखें जो थ्रू आउट वर्ल्ड रहते हैं, तो वो पर्दे और एक छोटा सा लाइक आई वुड से 3 बाई 3 का कमरा होता है, बेड होता है और पर्दे हर जगह होते हैं, ओपन एयर होता है, ठीक है। आप इसी तरीके से घर में भी कर सकते हैं, रॉड लगा के इस तरीके से एक बेड बिल्कुल कॉर्नर में आउट कर लें, बर्तन वगैरह सब अलग कर लें, जो भी उनको ड्रेस कर रहा है ग्लव्स पहने। एक शील्ड आती है मास्क की जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, वो यूजुअली जो कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेज उनको दी जाती है, और पाकिस्तान में आई होप अवेलेबल है, बट क्लिनिक्स पे मेरे पास तो है अवेलेबल, बट है ज़रूर है। प्लास्टिक का अगर आप पहन रहे हैं जैसे गाउन टाइप है वो ज़रूर पहने, कोविड सूट पहन लें। शूज़ के ऊपर अगर आप प्लास्टिक के नहीं अफोर्ड करते, थैली होती है प्लास्टिक की वो बांध लें आराम से, और आप ग्लव्स पहने, वो नहीं हो सकती तो प्लास्टिक की थैली आप बांध के रबर बैंड लगा लें। आई वुडंट से कि आप ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ये, बट जो WHO की जो हिदायत के मुताबिक जैसे एस्पिरिन्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपके ब्लड को फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है। अच्छा मुबशरा जी, बात हम कर रहे हैं कि क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में ये जो चौथी लहर है बड़ी तेज़ी से फैल रही, और ये जो वायरस की ये किस्म है ये बहुत तेज़ी से फैल रही। ये किस तरह फैलता है, ज़रा इस बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। क्या वैक्सीन जिनको लग चुकी है वो भी
वायरस फैलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और जो बड़े स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखने वाले लोग जिनके ऊपर कोई असरात नहीं है या कोई अलामात ऐसी नहीं है, क्या वो भी फैला सकते हैं? और जिस घर में ये किसी एक मेंबर को भी हुआ है, उस घर के बच्चे छोटे छोटे जो हैं जिनके साथ तो सारी इंटरेक्शन रखते हैं, बड़े वो ऐसे करके मिलेंगे, बच्चे को आप हग करके मिल रहे हैं, तो क्या वो भी वायरस फैलाने का जरिया बन रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो कैरियर्स हैं यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ट्रैवलर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी आई वुड से कि एयरपोर्ट सील कर देनी चाहिए। ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए। दिस इज़ द वे यू कंट्रोल अ प्लेग। ठीक है, अगर आप इनबाउंड डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वो भी बंद करनी चाहिए। तो रेलवे सिस्टम खोल देना चाहिए? नहीं, हर चीज़ बंद करनी चाहिए। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर टोटल ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे दैट वुड बी बेटर, क्योंकि जैसे लंदन से जो कैरियर आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, वो आके उन्होंने नौकरों को इन्फेक्ट किया, वो मल्टीप्लाई हो वो अपने गाँव गए छुट्टी पर या बस में ट्रैवल करें, सब्जी वाले के पास गए, तो इट इज़ लाइक इंटरलिंक्ड। ठीक है ना? सब्जी वाला तो बिल्कुल सही होता है। सब्जी वाला सही नहीं होता, छुपा रहा होता है क्योंकि उसने अपनी सब्जी बेचनी होती है। ठीक है, तो आपने ये भी इवन उसका भी तरीका है कि आप विनेगर के अंदर जो भी सब्जी मीट वगैरह लेकर आए, स्लाइन वाटर सॉल्ट वाटर बना लें और उसके अंदर आपने विनेगर के अंदर सोक अप किया, या क्लोरीन वाटर, और क्लोरीन हाईली कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करता है। अगर आपने वेजिटेबल्स मीट और ये सब कुछ अगर स्लाइन वाटर में बना के क्लेंस आउट कर लिया, वो टैंक में घुल डाली जा सकती है क्लोरीन, किससे भी काम बहुत ज़्यादा होगा। वो तो न्यूरल्जिया एक अंदर बीमारी है जो अभी वो भी है हमारे इंटाके के। अगर आप वजू वगैरह करें नाक के थ्रू, तो वो कहते हैं ना कि ब्रेन का मोबिया हो गया, ब्रेन के लाइक बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरियन पैरासाइट से, कि वो आपके ब्रेन के सेल्स को ख़त्म कर देता है, तो यू डाई इंस्टेंटली ऑन दैट एज वेल। और ये वर्म्स है, बेसिकली इट्स ऑल वर्म्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्म्स। तो अब जाहिर बात है हम कीड़ों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, और कोई चीज़ अगर आउटब्रेक हुई है तो जो ट्रैवलर्स हैं ट्रैवलिंग बाउंड रोकना चाहिए। कम्युनिटी में जो हमारे लार्ज स्केल पे स्टेडियम्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर हम कम्युनिटी सेंटर बना के वहाँ पे आइसोलेट करें। जैसे आप ये बता रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ जगहें चार्ज कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग इतना डोनेशंस भी हमें मिल रही हैं वैक्सीन्स की, तो ये कुछ जगह चार्ज हो रही हैं कि भाई आपको फ़ौरन जाएं फ़ौरन लगवाएं। और अल्लाह ना करे, क्योंकि कुछ सिटीज़ कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, यानी दे आर आउट। जैसे अफ्रीका में है, ब्राज़ील में है, सर्टन अगर आप कहते हैं कि हमें यही वैक्सीन लगाने हैं तो उनके पास ख़त्म हो चुकी हैं वैक्सीन, अब नहीं है, यू हैव टू वेट। तो वो वेटिंग जो पीरियड है उसको अवॉइड करने के लिए चाहिए कि हमें ट्रैवलर्स को आउटबाउंड और इनबाउंड ये बंद कर देना। ग्रेट, थैंक यू सो मच मुबश्शिरा साहिबा, आप तशरीफ लाएं और हमने बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे जो है वो हासिल की है। यकीनन इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसी मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते तो हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से। कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस की एक किस्म है जो इस वक्त फैल रही है। सूरत हाल काफ़ी बिगड़ती जा रही है और कराची की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब मुबश्शिर मीर साहब। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। बताइए कि आप, आपके फैमिली में, अजीज़ व अक़ारब में सब महफूज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये बताइए कि हुकूमती इक़दामात जो इस चौथी लहर से निपटने के लिए लिए जा रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जो मतलब लॉकडाउन लग चुका है और 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलना भी मना कर दिया गया है और जुमे तक ये सारी सूरत हाल को देखा जाएगा, उसके बाद इसको मज़ीद सख्त करने का इरादा है हुकूमत सिंध का। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी तो बहरहाल पहले दिन से है इसके ऊपर और हम भी इस पे बात करते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे मैंने तो बहुत ज़्यादा इस पे बात की है कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, फेडरल एंड प्रोविंशियल, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे एक डिफरेंट पार्टी है और वफाक में डिफरेंट पार्टी है, तो लिहाजा यहाँ पे मुसलसल जो इशू उठ रहा है
किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से भी, लेकिन ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जो 1.5 साल कोरोना का है इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है और इनमें मुख्तलिफ राय जो हैं वो इनकी आती हैं और मुख्तलिफ औकात में इनके अपने अपने इजलास होते हैं जिसमें मेरा ख्याल है कोई उसका कोई यूजलेस है इजलास बराए इजलास की वाली बात है। मसलन गवर्नर हाउस में इजलास अगर हो रहा है तो उसमें सूबाई हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सदर ममलकत इजलास कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत का कोई चक्कर ही नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं, उसमें फेडरल का कोई बंदा नहीं है। ठीक है। और फिर जो NCOC का इजलास है उसमें कमिटमेंट्स होती हैं लेकिन बाद में फिर अपनी अपनी राय बाहर निकल के बोलना शुरू कर दें। तो लिहाजा ये, और फिर तीसरी बात ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल गवर्नेंस का सही तरीक़ाकार नहीं है और वो उसमें ज़ाहिर है कि जब बलदियाती निज़ाम नहीं है आपके पास। मैं ये बड़ी दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि जब पाकिस्तान में एक क्राइसिस आया था, जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था जी 2005 में, तो उस वक्त मुल्क में एक बलदियाती सिस्टम था और वो बलदियाती निज़ाम की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी कैंपेन चली थी कि उनके लिए बहुत सा रिलीफ पब्लिक ने जो है ना वो जमा कर लिया था और बड़ा अच्छा वो उसके साथ जो है ना निपटने का सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। अब बलदियाती निज़ाम जो होता है वो ग्रॉस रूट लेवल पे होता है, छोटी छोटी गली मोहल्ले के मसाइल जो होते हैं उनके इल्म में होते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को इन चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं है, वो इजलास बराए इजलास ही होते हैं। एक तो ये चीज़ है, ये गवर्नमेंट की आपने बात की। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि यार देखें, पूरी रिसर्च यही कह रही है ऑलमोस्ट अभी तक की जो बातें हैं और अभी तक के फिगर है, इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा ओल्ड एज लोगों को है क्योंकि ओल्ड एज जब होता है इंसान तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। वैसे ही रहती है सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले से उसे इश्यूज आ जाते हैं, उसका मसलन उसके सांस की किसी को प्रॉब्लम है या किसी की अदरवाइज प्रॉब्लम्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, व्हाटएवर कोई भी होती है। तो लिहाजा कैजुअल्टीज में भी ओल्ड एज लोग जो हैं वो ज़्यादा इसमें शिकार हुए इसका। अच्छा सर, डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। कल मुर्तज़ा वहाब ने भी ये कहा कि डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है। मैं इस पे बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि ये हमें बताना चाहिए कि जब ओल्ड एज लोग जो हैं वो, आप कहते हैं कि ओल्ड एज लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और आपने जब वैक्सीन स्टार्ट भी की है तो पहले उन्हीं से की है जी। लेकिन स्कूल अब बंद फिर क्यों करते हैं, वो तो यंगस्टर है। अच्छा, मगर अभी कहा जा रहा है कि चौथी लहर में ये कोरोना वायरस की इस किस्म में बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। देखें, मेरी बात ये है कि देखें, जब आप कंप्लीट लॉकडाउन की बात करते हैं ना, बिल्कुल करें, फिर लोगों को आप घर में बैठ के कितना खिला सकते हैं? 1% आबादी को भी आप नहीं, मसलन गवर्नमेंट ने आपने टैक्सेस खत्म कर दिए हैं क्या बिजली, पानी, गैस, हर चीज फ्री हो गई है, हमें हर चीज फ्री। जब हमें अर्न करना है, ठीक है, तो आप मतलब देखें ना, अमेरिका की आप बात मुकाबला ना करें, वो डॉलर छापते हैं, उनका डॉलर वहीं का वहीं है, वो कोई गिरता नहीं है। ठीक है, वो लोगों के अकाउंट्स में डाल रहे हैं पैसे, अभी भी डालते हैं, पहले से डाल रहे हैं। वो किसी को पता नहीं माहाना $2500 आ रहा है या $2200 आ रहा है, उसकी गुजर बसर हो रही है, उनकी इंडस्ट्री भी चलती है, चीजें इंपोर्ट भी हो रही है। बात सही है, कोरोना से बच जाएं, भूख से मर जाएं। हाँ, मेरी बात सुने कि देखें, जो लोग हैं, जब आपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी तो अभी भी आपने कहा जी दुनिया ने हमारी तारीफ की है, तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन इसी तरह का रखें। मतलब मैं एक चीज कहता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास ऐसी अगर स्पेस है कि जहाँ पे मैं खुली जगह पे लोगों को बिठा के खाना खिला सकता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं SOPs का ख्याल रख, जैसे कि दुनिया में हुआ है, तो मेरे ऊपर भी ना एक लाठी से आके कहे कि नहीं आप भी बंद रहेंगे। भाई हर इदारे से आप पूछें कि आप इससे फाइट कैसे करेंगे। फर्ज करें कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 30% स्टूडेंट्स को बैठा के पढ़ा सकता है, ठीक है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर खुले खुले लोग बैठ सकते हैं, खुली जगह, ओपन स्पेस भी उसके पास है, आप उसे भी कहते हैं कि नहीं जो छोटे कमरे वाला है वो भी, और ये दोनों बंद रहेंगे। हाँ। मसलन ये अकल से आ रही चीज है कि अकल कहती है कि मेरे पास फैसिलिटी है लड़ने की, ठीक है, मुझे लड़ने दो, कम से कम किसी ना किसी को रोजगार भी मिलेगा, कोई चीज अवेलेबल भी रहेगी, ठीक है। अच्छा, उधर एक और चीज है, आपके घरों में जो पार्टियां हो रही हैं वो उस पे क्या होता है भाई, आए दिन हम देखते हैं कि पता चलता है फलाने के घर पार्टी थी, सालगिरह थी,
उसके घर में जो है वो फेसबुक पे वो उसकी वो लगी हुई हैं, तस्वीरें भी लगी हुई हैं। और आजकल तो बारबेक्यू पार्टीज हो रही हैं। बारबेक्यू पार्टीज हो रही हैं, आप देख लें कितनी बारबेक्यू जब से ईद का चल रहा है, रोज एक सुनने में आता है जी फलां फलां फलां। तो क्या है, वहां पे लोग एक दूसरे को मिल नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, वहां पे कोरोना नहीं आता। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आई है वो है कि जब शादियों में आपने तो कहा जी 300 लोग आएंगे, लेकिन वहां तो हजार लोग हमने देखे हैं, हजार आदमी जब वहां पे शादियों में आके हाँ, बैठे। सर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। बात कर रहे हैं आज कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। कराची में डेल्टा वेरिएंट जो है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। मुबशिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, डेल्टा वेरिएंट की हमने बात की और कंप्लीट लॉकडाउन का आपने बोला कि कंप्लीट लॉकडाउन हम कर नहीं सकते क्योंकि 22 करोड़ आवाम है, उसको खिलाएंगे कैसे? ज़ाहिर है सबको पैसे कमाने हैं और कमाने के लिए बाहर जाना है। अच्छा सर, तो इसका अगर सलूशन की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, डेडली वायरस है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में इतनी जगह नहीं है, हेल्थ सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या प्लानिंग हुकूमत को करनी चाहिए? देखें, एक चीज़ तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अब इसके हवाले से जो अवेयरनेस है वो थ्रू मीडिया भी काफ़ी हो चुकी है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी की है, पब्लिक खुद भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना और समझने की कोशिश करी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जब हम लोगों से बात करते हैं, हम खुद भी उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है कि मसलन लोगों के पास जो डिफरेंट परसेप्शंस आ जाती हैं थ्रू सोशल मीडिया आती हैं, या हमारे पास जो बाहर की वीडियोज़ आई हैं, ठीक है, उसके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मसलन आप सबसे पहले तो कोरोना की सूरत हाल के ऊपर ही आपको याद है कि अभी तक भी है, लोग जो हैं उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह जो है, अच्छा ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये हमने नहीं चलाई, ये वेस्ट नहीं चलाई है। अच्छा, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस, सारी चीज़ें जितनी हैं वो सारी वेस्ट की हैं कि भाई कोरोना क्या था, फिर पहले इल्ज़ामात का सिलसिला था चाइना का, अमेरिका का, फिर उसके बाद वैक्सीन के ऊपर जो है कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। मगर हम उस पे यकीन ज्यादा कर लेते हैं। देखिए ना, हमने पोलियो के ऊपर भी, वो ठीक है वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी पोलियो के हवाले से कि ये नुकसानदेह है, इससे ये चीजें हो सकती हैं, उसमें तो कन्फेशन भी हो गया था। बट वो आप देखें कि वो सबसे ज्यादा जो ईमान रख लेते हैं ना उन बातों पे, वो हम रखते हैं। देखें, हम अब कोविड के सिलसिले में, माफी चाहता हूँ बात काट रहा हूँ, अभी भी मतलब इतना वक्त गुजारने के बाद भी आपको ऐसी सोच से आपका वास्ता पड़ जाएगा जो कहेंगे जानबूझ के अब देखिएगा लॉकडाउन करेंगे, ये लोग ये क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन, ये कोरोना वायरस बढ़ जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पढ़े लिखे लोग ऐसी बात। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि जो मैं एक पहले हम जिक्र कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट इससे किस तरह निपट रही है। अगर गवर्नमेंट जो है उसका एक्शन इस तरह का हो ना कि एक बड़ा ही हमें सिंसियर सा नजर आए और साबित होता हुआ नजर आए, ठीक है, तो फिर पब्लिक जो है अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करे। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है, खास ज़्यादा वो रियासत की नुमाइंदा है, तो उनको अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं वो कर सके, वो नहीं कर कि सके, जो हम कह रहे हैं यही दुरुस्त है, ठीक है, वो खुद भी जो है, देखें मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ, वैक्सीन के बारे में क्या आ गया कि इससे 100% प्रोटेक्शन नहीं है, लोगों ने कहा लो जी ये भी ड्रामा आ गया। हाँ, जब ये बात आ गई साथ ही, और खुद ही आ गई, डॉक्टर्स की तरफ से आ गई कि 70% प्रोटेक्शन हो सकती है, ये हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि इसके बाद। आप मुझे ये बताएं कि फिर पब्लिक किस पे ट्रस्ट करे? कोई एक तो इदारा ऐसा सामने आए, कोई एक तो ऐसा वॉइस होनी चाहिए कि जिस पे पब्लिक कहे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसकी बात जो है 80-90%, 99% जो है वो दुरुस्त है। वो खा NCOC हो, खा सूबे की हुकूमत हो, खा फेडरल गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ जो है वो क्रिएट करे, जो भी करे। एक दफ़ा पहले भी मैंने जिक्र किया था कि बस हमने कोई अपना इस हवाले से एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स हों या कुछ जो भी इस पे रिसर्चर हैं, पाकिस्तान ने अपना कोई थिंक टैंक क्यों नहीं बनाया? मसलन मीटिंग के लिए कमेटी तो ठीक है, कमेटी इज अनदर थिंग,
लेकिन लेकिन थिंक टैंक एक और रिसर्चर्स चीज भी है होने चाहिए जो जो अब खुद जो है उसके ऊपर अपनी राय जो है वो एक बिल्ड करे, पब्लिक जो है उसका ट्रस्ट। मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जी जी जी, उसके अंदर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज आ गई कि भाई वो भी एक डॉक्टर तो कह रहा है, लेकिन पता चला जी फलां हॉस्पिटल ने ये गेम की है, मैं नाम नहीं ले रहा, फलां हॉस्पिटल ने ये गेम की है, फलां हॉस्पिटल इस तरह की हरकत कर रहा है। अब वो जिन लोगों के साथ वो वाकयात होते हैं वो अपनी स्टोरीज जब जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, और बहुत सी स्टोरीज आई आपके सामने, उससे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, उससे ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज्यादा मेरा ख्याल है सोचना सही चाहिए। आपने सही बात की ट्रस्ट सर। डेफिसिट जो है पब्लिक का, सिटीजन का और रियासत का के दरमियान, ये सबसे जरूरी है, फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिर बढ़ा जाए। बिल्कुल, देखिए, वक्त मैं सर, एक आम शहरी हूँ ना, मुझे अगर जो है वो पता चलता है कि डॉक्टर तो ये कह रहा है, एक वीडियो ये आई है, गवर्नमेंट ये कह रही है, तो मुझे तो सर अब बहुत उसका सारी फाइनल बातें हो करने के जाती हैं लिए और कौन कंफ्यूजन हो बताएगा। जाती है। यहीं से कंटिन्यू you're right. करेंगे, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में मुबश्शिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं और बात कर रहे हैं आज हम मुबश्शिर मीर साहब से कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से, इस चौथी कोरोना वायरस की लहर के हवाले से बात कर रहे हैं। मुबश्शिर साहब, आपने कहा कि हुकूमत अभी तक नाकाम रही है एतमाद बनाने में अवाम के सामने। अवाम वाकई एतमाद नहीं करती है, कोई भी इनकी पॉलिसी होती है, कोई भी एक्शन लेते हैं तो अवाम को यही लग रहा होता है कि ये कोई ना कोई इनकी सियासी चाल हो सकती है, ये हमारे मुफाद में या हमारे फ़ायदे की बात नहीं है, क्योंकि इनको हमारा इतना ख्याल और परवाही नहीं है। ये एक आम तासुर बनता जा रहा है। सर, फिर भी जो हुकूमत का प्लान है, उस प्लान को मतलब किस तरह अमली शक्ल दी जा सकती है और उसमें कौन से इदारे वो साथ दे सकते हैं? इस तरह पुलिस जो है अभी तक सपोर्ट करती आई है और साथ देती आई है, नाकों की शक्ल में, दुकानें बंद करवाने की शक्ल में, लॉकडाउन को जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवाने की शक्ल में। आपको क्या लगता है कि वो अपना सही किरदार अदा कर रही है? और दूसरे और कौन से इदारे जो हैं जो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए जिससे अवाम में भी एतमाद बहाल हो सके हुकूमत के हवाले से? फ़हीम, बहुत ही अहम सवाल आपने कर दिया। जिस दिन ये अभी लॉकडाउन अनाउंस हुआ है ना, जी। तो मैं एक स्टोर से कोई सामान ले रहा था, तो उसने मुझे कहा कि सर लॉकडाउन हो गया। फिर मैं कहा कैसे पता चला? कहता पुलिस ने फायरिंग की है खुशी से। अच्छा, पुलिस और फिर वो बात जो थी सोशल मीडिया से फैल गई अच्छा। कि पुलिस खुश हुई है लॉकडाउन से। अच्छा, अब ये आप मुझे बताएं कि पुलिस, हम ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं और डेवलप करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, ना ही अवाम की है, ये इदारों की अपनी जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए जो है वो ज्यादा फिक्रमंद हैं और हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अभी आप देखें जो प्रैक्टिकली हमारे सामने से गुजरती हैं चीजें, कि पुलिस जो है वो कहते हैं जी सेटिंग कर लो। मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनकी कहते हैं सेटिंग है, उनका साइड पे कोई ना कोई विंडो ओपन है, उनका कारोबार हो रहा है। ये सेटिंग प्यार मोहब्बत तोहफे प्यार तोहफे मोहब्बत तोहफे अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये लॉकडाउन की जब अनाउंसमेंट होती है सबसे ज्यादा ये बेनिफिट्स उठाते हैं पुलिस उठाती है। मसलन पुलिस के ऊपर इतनी एलिगेशन आ गई है कि पुलिस के तो किसी बड़े को बैठ के इस बात के जवाब देने चाहिए। आईजी सिंध को इस पे बैठ के बात करनी चाहिए कि जी हम आपके लिए जो हमने इकदाम किए हैं वो क्या हैं और जो हमारे खिलाफ परसेप्शन बनी है वो क्या है। और फिर बात वही आएगी। देखें, जो मैं जैसे पहले मैंने जिक्र किया है कि इधर एक इजलास होता है वो बड़ों का हो जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो करता है वो SHO और उसके नीचे का अमला करता है, ठीक है। उनका जो सिस्टम है या उनकी जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है, उनके जो मसाइल हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपने हिसाब से डील कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर, ठीक है। और वो उसी तरह खुद जैसे मास्क नहीं पहना हुआ, अगर आपको कैसे कहेंगे कि मास्क पहने? फिर 10 बंदों ने अगर मास्क नहीं पहना हुआ, उनको पकड़ लिया, जाके 10 बाई 10 की हवालात में डाला और सब मास्क के बगैर एक ही जगह उनको इकट्ठा कर दिया। हाँ, यस। ये देखें मुझे कि उसको फिर कैसे आप डील कैसे कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे ना कि इससे अब बचना कैसे है, लड़ना कैसे। सर माफी चाहता हूँ, मैंने खुद ट्रैफिक पुलिस वाले को मतलब ट्रैफिक जो पुलिस एहलकार है वो एक बंदे को रोकता है, वो शहरी रुकता है और सबसे पहले उससे हाथ मिलाया जा रहा है
अब मुझे एक बात बताएं कि इस कोविड के माहौल में हाथ मिलाना लाइक वो एक बड़ा वो भी एक, हम वैसे ही आजकल यही कर रहे हैं ना। जी जी जी, दूर से कर रहे हैं, ये बड़ा कर रहे हैं, प्यार आज तक कौन नहीं मिला, ऐसे कर रहे हैं। और ज्यादा आज तक अंगूठा बना लिया। सर यही वजह है, जैसे कि आपने बोला मिसट्रस्ट है, जो अवाम है उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। पुलिस की आपने बात की, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर लें, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी बात कर लें। अभी हमने देखा पूरे मंथ आज़ाद कश्मीर में जो कैंपेन चलती रही, इलेक्शन जलसे होते रहे, तो कैसे अवाम में ट्रस्ट डेवलप होगा? जैसे आप देखें, अब वहां पे आप जाएं, पहले गिलगित के इलेक्शन थे, फिर ये कश्मीर के, और जिमनी इलेक्शंस आपने देखे जो कितना बड़ा जिमनी इलेक्शन था, कराची में भी हुआ। उस वक्त जो है वो कोई नहीं, वही यही लोग कह रहे हैं कि जलसा होगा, टर्न आउट बड़ा चाहिए, सब कुछ हो रहा है। जी। फिर यही लोग अगर आपका आगे कहते हैं कि मास्क पहनो, पीछे हट जाओ, तो मुझे बताएं कि इनके जो एक्शंस हैं और बातें हैं उनमें कैसे डेवलप होगा? ट्रस्ट डेवलप होता है। अच्छा सर, आखिरी आपसे ये बताइए कि अभी हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप, ये मतलब लॉकडाउन और इस सारी चीज़ों को अमली शक्ल देने के लिए? देखें, जो ट्रस्ट की बात है उसमें सिर्फ एक बात करके फिर मैं इस पे बात करूंगा कि जो 1240 अरब रुपया है ना, जो कहते हैं हमने खर्च किया है, पहले तो गवर्नमेंट आवाम को एतमाद में ले कि हमने इसको कैसे खर्च किया है, ठीक है, हमें पता चले कि आपने कैसे किया। दूसरी बात यह है कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हर जो इदारा है उससे प्लान लें कि वो इसको किस तरह चला सकता है। अभी फैसलाबाद में सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, उस पर हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की वजह से, बांग्लादेश की वजह से हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो यकीनन जब एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं तो फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, और भी जगहों पे काम हो रहा है, तो वहाँ भी तो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप हर इदारे से, खा वो रेस्टोरेंट हो, खा वो स्कूल हो, खा वो यूनिवर्सिटी हो या कोई और कारोबार हो, उससे प्लान ले कि तुम इसको किस तरह डील करोगे SOPs के साथ। यकीनन SOPs होने चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हर एक को एक ही एक्शन से, एक ही आवाज से ना आप जो है ना वो डील करें, एक ही लाठी से ना हाँक के। ठीक है, हर एक के पास अपने अरेंजमेंट्स भी हैं, किसी के पास बड़ी जगह है, किसी के पास छोटी जगह है, उस हिसाब से डीलिंग करें तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच मुबशर साहब, आप तशरीफ लाए और अवाम को भी अपनी इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देना है। अगर अवाम जिम्मेदारी के साथ SOPs को फॉलो करें तो बहुत सारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, और इसका वाहिद इलाज सिर्फ बचाव है, तो एहतियात है, एहतियात ही करेंगे तो हम बच पाएंगे। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।